Hello friends, welcome back in lecture number 3. So आज हम जो पढ़ने वाले हैं, जो स्टडी करने वाले हैं, वो कुछ बेसिक कमांड्स हैं जो आपकी हेल्प करेंगी कमांड्स के बारे में इंफॉर्मेशन लेने के लिए। और कुछ कमांड्स VIM एडिटर से रिलेटेड जो लास्ट लेक्चर में रह गई थी उनको बताऊंगा, और बताऊंगा पाइपिंग एंड रिडायरेक्शन। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। Okay, now my terminal is open. तो सबसे पहले कुछ बेसिक कमांड्स के बारे में इंफॉर्मेशन या जान लेते हैं। तो सबसे पहले मैं अपना नेट कनेक्ट कर लेता हूँ वर्चुअल मशीन का। नाउ अब मेरा जो इंटरनेट कनेक्शन है वो एक्टिव है। अगर मेरे को अपने सिस्टम की IP एड्रेस और उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन चाहिए तो एक कमांड होती है इफ कॉन्फिग। इफ कॉन्फिग कमांड जो है आपका IP एड्रेस, उसका ब्रॉडकास्ट एड्रेस, मास्क एड्रेस, उस सारी की इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करता है। जैसे विंडोज़ में इफ IP कॉन्फिग कमांड थी, IP कॉन्फिग थी, यहाँ पर इफ कॉन्फिग है, IFCONFIG। इससे आप अपने सिस्टम का जो, अगर आप वाईफाई से कनेक्टेड हैं तो उसका एड्रेस, या फिर अगर आप लैन वायर से कनेक्टेड हैं तो उसका एड्रेस आप देख सकते हो यहाँ पर। और नेक्स्ट कमांड है हमारी, अब अगर हमें किसी पर्टिकुलर कमांड के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए कि वो कमांड क्या वर्क करती है, उसके साथ मैं कौन कौन से स्विचेस का यूज़ कर सकता हूँ उसके आउटपुट को एनाउंस करने के लिए, या फिर और फिल्टर करने के लिए उसके आउटपुट्स को मैं क्या क्या स्विचेस यूज़ कर सकता हूँ, और उस कमांड की अल्टरनेट कमांड्स और क्या क्या हैं हमारे सिस्टम में। तो इस चीज़ की इंफॉर्मेशन लेने के लिए हमारे पास एक कमांड होती है मैन। मैन कमांड क्या है कि हमारे जो RHEL है या फिर जो भी लिनक्स वर्जन आप यूज़ करेंगे, अभी तो हम RHEL के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन अगर आप कोई भी लिनक्स एनवायरनमेंट अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पर जितनी भी कमांड्स, इसमें कमांड्स के पैकेजेस जो डाले जाते हैं उसमें उनका मैनुअल भी होता है, एक डॉक्यूमेंटेशन होता है जिसके अंदर उस पूरे कमांड को कैसे यूज़ करना है और क्या क्या स्विचेस हैं उससे रिलेटेड, वो सारी इंफॉर्मेशन उसमें होती है। तो उसकी कमांड है मैन। मैन मतलब मैनुअल। तो ये उस कमांड से रिलेटेड मैनुअल पेजेस को ओपन करता है। जैसे मेरे को इफ कॉन्फिग कमांड्स के बारे में ही इंफॉर्मेशन लेनी है तो मैं मैन लिखूंगा, मैन के बाद वो कमांड लिखूंगा जिसके बारे में मेरे को इंफॉर्मेशन लेनी है। तो इफ कॉन्फिग, नाउ देखिए ये पूरा मैनुअल पेज है इसका। नेम इफ कॉन्फिग कॉन्फ़िगर नेटवर्क इंटरफेस सिनॉप्सिस, कैसे यूज़ करना है, नोट डिस्क्रिप्शन, उस कमांड का एड्रेस, फैमिलीज, ऑप्शन। अब यहाँ पे नीचे उसके स्विचेस स्टार्ट हो जाएंगे, साथ में कौन कौन सी स्विचेस यूज़ कर सकते हो आप, बग्स क्या है, ऑथर किसने लिखा है, क्या है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे आप देख सकते हो। और अब इसको क्विट करने के लिए होता है क्यू। अब जैसे क्यू प्रेस करेंगे वो मैनुअल पेज जो है क्विट हो जाएगा। ऐसे ही आपको अगर कोई दूसरा कोई भी कमांड मिलता है या फिर आप जानना चाहते हो कि ये और क्या क्या कर सकता है और क्या क्या स्विचेज हैं इसमें, तो आप मैन के थ्रू ये पता लगा सकते हो। जैसे आप अगर आप किसी पर्टिकुलर कमांड के बारे में और अच्छे से जानकारी लेना चाहते हैं तो वो आप मैन से ले सकते हैं। जैसे आप अगर MKDIR के बारे में ही पूरी इंफॉर्मेशन लेना चाह रहे हैं तो MKDIR एंड प्रेस एंटर। देखिए इसमें सारे के सारे स्विचेस यूज़ हो रहे हैं। जैसे अभी तक मैंने ये नहीं बताया था कि -P
हमने बताया था अभी तक, अगर हम हाइफन पी, अभी मेरे को यहाँ पे शो हुआ तो मेरे को याद आया। जैसे अ, हमने क्या किया था कि mkdir के बाद हमने उस पर्टिकुलर फोल्ड डायरेक्टरी का नाम लिखा जो हमें बनानी है, क्रिएट करनी है। हम एक साथ कई सारी डायरेक्टरीज भी क्रिएट करना जानते हैं, ब्रैकेट्स में उसका नाम देके तो हम कई सारी डायरेक्टरीज भी बना सकते हैं। लेकिन हमें अगर एक साथ डायरेक्टरीज बनानी है जो कि एक साथ मतलब पेरेंथेसिस में हो, जैसे अ, तो अगर हमें एक साथ डायरेक्टरीज बनानी है जो जैसे मेरे को इस ये टास्क, मेरा टास्क ये है कि मेरे को एक डायरेक्टरी बनानी है ए, और उसके अंदर एक डायरेक्टरी बनानी है बी, और उसके अंदर एक डायरेक्टरी बनानी है सी, फिर उसके अंदर एक डायरेक्टरी बनानी है डी। लेकिन मैं एक ही कमांड में ये सारी चीजें करना चाहता हूँ, एक ही कमांड में लिखूंगा और बाकी ये सारे काम एक साथ हो। तो उसके लिए मैं हाइफन पी यूज करता हूँ। हाइफन पी यूज करूंगा तो ए के अंदर बी, बी के अंदर सी, सी के अंदर डी, एंटर। देखिए एक डायरेक्टरी बनी। अब मैं जाता हूँ सी डी ए, ए के अंदर गया, एल एस किया, देखा इसके अंदर बी का डायरेक्टरी है, सी डी, बी के अंदर गया, एल एस किया, देखा इसके अंदर सी डायरेक्टरी है, सी डी, और इसके अंदर सी डायरेक्टरी है, मैंने सी के अंदर किया, एल एस किया, देखा डी डायरेक्टरी है, सी डी एंड डी, एल एस, इसके अंदर कुछ नहीं है। अब ओके, तो ये बेनिफिट्स हैं मैनुअल पेजेस के कि कभी कभी हमारे माइंड से कुछ चीज़ें स्किप हो जाती हैं, तो हम वो चीज़ें देख सकते हो। कोई पर्टिकुलर स्विच आप भूल गए हो, उसकी टास्क भूल गए हो, तो वो सारी चीज़ें आप वहाँ से देख सकते हो। अब नाउ, तो अब नेक्स्ट कमांड्स, नेक्स्ट कमांड देखते हैं। नेक्स्ट कमांड है हिस्ट्री। ये कमांड क्या करती है, जो कमांड्स आप लास्ट में यूज किए हैं, मतलब आपने जितनी भी कमांड्स लास्ट में यूज किए हैं अभी तक, उन सारी कमांड्स को स्टोर करके रखता है। हिस्ट्री कमांड की एक पर्टिकुलर लिमिट होती है कि वो 2000 कमांड्स स्टोर कर रहा है या फिर 1000 कमांड स्टोर कर रहा है। जैसे मैंने अभी तक टोटली 254 कमांड्स एग्जीक्यूट की हैं और उन सारी की सारी कमांड्स की इंफॉर्मेशन। तो नेक्स्ट कमांड है हिस्ट्री, HISTOR, सॉरी HISTOR, हिस्ट्री। तो जैसे ही मैंने हिस्ट्री कमांड को एंटर किया, तो मतलब पास्ट में जितनी भी कमांड्स एग्जीक्यूट हुई हैं वो सारी की सारी कमांड्स को उसने शो कर दिया। हिस्ट्री कमांड की एक पर्टिकुलर लिमिट होती है कि वो 2000 कमांड या फिर 1000 कमांड्स को स्टोर कर सकता है लास्ट में। वो एक कॉन्फ़िगरेशन फाइल में लिखा होता है, उसको भी हम चेंज करना देखेंगे कि किस तरह से चेंजेस कर सकते हैं। तो वो भी आप उस लिमिट को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हो, वो अकॉर्डिंग टू कॉन्फ़िगरेशन फाइल वर्क करता है। तो लेकिन ये कमांड्स, ये जो कमांड है हिस्ट्री, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कमांड है कि मतलब लास्ट में कौन सी कमांड्स हमने एग्जीक्यूट की हैं। कभी कभी सर्वर्स पे ऐसा हो जाता है कि कोई और बंदा आया या फिर ऑर्गेनाइजेशन में किसी पर्टिकुलर एडमिनिस्ट्रेटर जो था सर्वर वो छोड़ के चला गया, और कोई दूसरा बंदा आया, उसको अगर देखना है कि जो लास्ट एडमिनिस्ट्रेटर था उसने क्या क्या एग्जीक्यूट किया है लास्टली, तो वो आप देख सकते हो उससे, हिस्ट्री कमांड से। ठीक है, तो इसके कई सारे बेनिफिट्स हैं। जैसे जैसे आप यूज़ करते जाओगे, जैसे जैसे लिनक्स वर्ल्ड में आप फेमिलियर होते जाओगे, वैसे वैसे आप इसके कई सारे यूजेस आप ऑटोमेटिकली खोज लेंगे कि कैसे कैसे यूज़ की जा सकती है। सो नेक्स्ट नेक्स्ट कमांड है, जैसे अब मेरा जो पूरा टर्मिनल है वो फुल हो गया है, मतलब सबसे लास्ट वाली लाइन पे ही मैं टास्क कर रहा हूँ और ऊपर पूरा का पूरा फुल है। मैं चाहता हूँ कि मेरा जो टर्मिनल है वो फिर से क्लियर हो जाए, तो इसके लिए कमांड है क्लियर। जैसे मैं क्लियर कमांड जो है
एग्जीक्यूट करूँगा तो मेरा पूरा टर्मिनल जो है, टर्मिनल का जो स्पेस है वो क्लियर हो जाएगा, मैं फर्स्ट लाइन पे पहुंच जाऊंगा, वहां से काम करना फिर से स्टार्ट करूंगा। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल कमांड है क्लियर, तो टर्मिनल जो है क्लियर हो जाएगा। नाउ अब हम मूव करते हैं आज के बेसिक टॉपिक्स पे। तो आज के हमारे बेसिक टॉपिक्स हैं पाइपिंग, रिडायरेक्शन, और उससे पहले भी हम VIM के कुछ और टॉपिक्स को कवर करते हैं। जैसे अगर मेरे को VIM एडिटर से अगर मैंने कोई फाइल ओपन की है और उसमें मैं किसी पर्टिकुलर टेक्स्ट को या किसी कंटेक्स्ट को सर्च करना चाहता हूँ, जैसे हम विंडोज़ में नोटपैड में कंट्रोल ऐप प्रेस करके किसी भी टेक्स्ट को फाइंड कर लेते थे, तो यहाँ पे कैसे करेंगे, ये भी इसकी भी रिक्वायरमेंट होगी हमें। हमारे जब एडिटर है तो ये भी होना चाहिए उसमें कि हम किसी चीज़ को पर्टिकुलर को फाइंड कर सकें। तो वो कैसे करते हैं, तो सबसे पहले तो हम कोई एक बड़ी सी फाइल को ओपन करते हैं। तो हम अभी तक सबसे बड़ी फाइल pass.wd ही देख चुके हैं, तो मैं pass.wd ही ओपन कर लेता हूँ। नाउ अब मेरे को इसमें कोई पर्टिकुलर टेक्स्ट जो है फाइंड करना है, तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले स्लैश, स्लैश के बाद में वो मेरे को कमांड मोड में रहना है, कमांड मोड में रहना है, कमांड मोड में स्लैश पहले प्रेस करूँगा, स्लैश के बाद मैं वो टेक्स्ट लिखूंगा जो मेरे को फाइंड करना है। जैसे मेरे को फाइंड करना है रूट, नाउ प्रेस एंटर। देखिए अब जैसे मैंने एंटर प्रेस किया, जहां जहां रूट था वो हाईलाइटेड हो गया। मे बी जो हमारी जो फाइल है वो काफ़ी बड़ी हो सकती है, हमारी स्क्रीन से काफ़ी नीचे भी हो सकती है, ऊपर भी हो सकती है। तो जहां जहां रूट होगा वो वहां वहां पे क्या कहते हैं, हाईलाइटेड हो जाएगा। अब अगर मेरे को पर्टिकुलर फील्ड्स पे जाना है जो हाईलाइटेड है, तो हम एन का प्रेस करेंगे, हम एन प्रेस करेंगे, वो नेक्स्ट हाईलाइटेड जो वर्ड है, जो टेक्स्ट है, उस पर पहुंचता जाएगा। अभी यहाँ पे सिर्फ 4 ही है क्योंकि सिर्फ 4 ही रूट हैं पूरी फाइल में, तो ये सिर्फ यहीं पर है। ओके, अगर मेरे को कोई पर्टिकुलर दूसरा टेक्स्ट सर्च करना है, जैसे मेरे को सर्च करना है एस पिन, देन देखिए जहाँ जहाँ एस पिन आ रहा है वहाँ वहाँ पे उसने हाईलाइट कर दिया। ओके, तो इस तरह से आप किसी पर्टिकुलर टेक्स्ट को जो है सर्च कर सकते हो इन VIM एडिटर। ओके, नाउ तो VIM एडिटर में अभी हम कुछ और कमांड्स देख लेते हैं। जैसे हमने एक जो काम किया था कि SE सॉरी SE :SENU, इससे हमने नंबरिंग की थी सारी की सारी रोल्स की इन टेक्स्ट फाइल और इन स्क्रिप्ट फाइल, जो भी कोई भी फाइल है उसमें हम SENU से नंबरिंग कर देते थे सारी लाइंस की। तो अब मैं चाहता हूँ कि ये जो लाइनिंग है इसको मैं परमानेंट कर दूं, परमानेंट लाइनिंग कर दूं। जैसे ही मैं VIM एडिटर से कोई भी फाइल ओपन करूं उसमें लाइन ऑटोमेटिकली नंबरिंग कर दे, लाइनिंग नंबरिंग जो है ऑटोमेटिकली हो जाए। तो इसके लिए मेरे को एक फाइल क्रिएट करनी पड़ेगी। सबसे पहले मैं इस फाइल को बंद कर देता हूँ विदाउट सेव। नाउ सबसे पहले अब मेरे को अपने यूज़र के होम फोल्डर में पहुंचना है। तो मेरा अभी यूज़र जो है रूट यूज़र है, तो रूट, अभी मैं अपने होम फोल्डर में आ गया। देखिए मेरे को अभी डेस्कटॉप दिख रहा है, इसके अंदर डॉक्यूमेंट्स दिख रहा है, डाउनलोड्स दिख रहा है, म्यूजिक, पिक्चर्स, तो मतलब मैं अपने होम फोल्डर के अंदर हूँ। ठीक है, अगर आप डायरेक्टली अपने होम फोल्डर के अंदर जाना चाहते हो तो CD और टिल्ड साइन, तो आप ऑटोमेटिकली, जैसे अभी मैं देखता हूँ, दिखाता हूँ आपको, CD/होम टेक्स्ट, अभी मैं किसी पर्टिकुलर एक डायरेक्टरी के अंदर पहुंच गया और मैं अपनी होम डायरेक्टरी के अंदर पहुंचना चाहता हूं, तो CD टिल्ड, देखिए अब मैं अपनी होम डायरेक्टरी के अंदर हूँ। CD के साथ अगर हम टिल्ड यूज करेंगे तो हम डायरेक्टली अपनी होम डायरेक्टरी में पहुंच जाते हैं। नाउ यहाँ पे मेरे को एक फाइल क्रिएट करनी है नई, तो VIM एडिटर से भी एक नई फाइल क्रिएट कर सकता हूँ, तो .vimrc, ये क्या होती है,
डॉट वी आई एम आर सी फाइल एक हिडन फाइल होगी। जैसे विंडोज़ में क्या होता था, कुछ फाइल्स हिडन होती थी, कुछ हमें शो हो रही होती थी डिफ़ॉल्ट। तो यहाँ पे जो हिडन फाइल्स होती हैं वो डॉट से स्टार्ट हो रही होती हैं। अगर कोई भी डायरेक्टरी और कोई भी फाइल अगर डॉट से स्टार्ट हो रहा है तो यानी कि वो हिडन फाइल है। नाउ मैंने जैसे एंटर प्रेस किया तो इसने दिखा दिया नीचे न्यू फाइल है। ठीक है, न्यू फाइल है। अब मेरे को यहाँ क्या एंटर करना है, यहाँ पे मेरे को वो कमांड एग्जीक्यूट करनी है, कमांड लिखनी है जो एग्जीक्यूट हो एग्जीक्यूशन के टाइम पे। मैंने SENU लिखा और कॉलन WQ एक्सक्लेमेटरी साइन एंड एंटर। नाउ ये फाइल जो है सेव होगी। देखिए मैंने LS किया, ये फाइल नहीं शो हो रही है यहाँ पे, लेकिन मैं LS-LA करूँगा देन ये फाइल जो है ये शो हो रही है। देखिए ये हिडन फाइल है, इसलिए डॉट के साथ ये फाइल जो है शो हो रही है। जितनी भी डॉट के साथ जो फाइल्स एंड फोल्डर्स हैं वो हिडन है। ठीक है। तो हमने अभी क्या किया, ये एक फाइल क्रिएट कर दी, एक स्क्रिप्ट लिख दी हमने अपनी होम डायरेक्टरी में कि जैसे ही VIM एडिटर एग्जीक्यूट हो सबसे पहले ये VIM-RC नाम की फाइल को एग्जीक्यूट करेगा और उसमें लिखी जितनी भी कमांड्स होंगी उनको पहले एग्जीक्यूट करेगा और फिर उस फाइल को ओपन कर देगा। तो क्या होगा, जैसे ही मैं किसी भी पर्टिकुलर फाइल को ओपन करूंगा तो वो फाइल ओपन हो जाएगी और वो जो कमांड्स उसमें VIM-RC नाम की फाइल में लिखी हुई हैं उनको एग्जीक्यूट कर देगा। तो हमने SENU वहाँ पे लिखा हुआ है, तो फाइल खोलने के बाद SENU ऑटोमेटिकली रन हो जाएगी और ऑटोमेटिकली नंबरिंग हो जाएगी उस फाइल की। देखते हैं होता है या नहीं। तो सबसे पहले हम ETC पास WD देखते हैं। नाउ देखिए ऑटोमेटिकली मैंने SENU यहाँ पे रन नहीं किया और ऑटोमेटिकली अब मेरी नंबरिंग आने लगी है। ठीक है, ये चीज़ें आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेंगी आगे। नाउ अब मेरे को एक फाइल बनानी है जो कि इनक्रिप्टेड फाइल हो, मतलब मैं किसी एक फाइल पे पासवर्ड लगा दूँ। सबसे पहले मैं एक फाइल बना देता हूँ। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि किसी भी फाइल पे अगर मेरे को एग्जिस्टिंग फाइल पे पासवर्ड लगाना है या फिर किसी नई फाइल पे पासवर्ड लगाना है तो हम यूज़ करेंगे VIM-X, VIM स्पेस -X और उस फाइल का नाम। अगर नई फाइल है तो डायरेक्टली न्यू फाइल का नेम देंगे, अदरवाइज हम पुरानी फाइल का भी नेम दे सकते हैं। तो मैं यहाँ पे अभी एग्जिस्टिंग फाइल का नाम दे देता हूँ। ओके, सबसे पहले मैं अपनी डेस्कटॉप पे पहुंचता हूँ। CD डेस्कटॉप LS नाउ VIM-X एंड नाउ अब ये पूछ रहा है इंटर इंक्रिप्शन की। नाउ मैं एक पासवर्ड बना देता हूँ इसके लिए, सेम अगेन। ओके, ये मेरी जो फाइल है उसमें ये लिखा हुआ है। देन मैं इसको सेव कर देता हूँ अगेन। नाउ अब मैं इसको, अब देखिए जैसे ही मैंने इनक्रिप्ट की इसका जो लुक था वो चेंज हो गया। पहले जो अंदर का टेक्स्ट था वो शो हो रहा था मेरे को हल्का हल्का इसमें, नाउ अब कुछ भी शो नहीं हो रहा है। अब मैं यूमाई हैकर को जो है ओपन करना चाहता हूँ। सबसे पहले पूछ रहा है कि आपकी की क्या है। जैसे मैंने अभी कोई एक पासवर्ड डाला, ये पासवर्ड नहीं था तो कुछ गार्बेज वैल्यू ओपन हो गई। अब मैं करेक्ट पासवर्ड डालता हूँ। करेक्ट पासवर्ड डाला तो सही टेक्स्ट जो है वो ओपन होके आ गया। ठीक है, अब अगर मेरे को पासवर्ड हटाना है या फिर पासवर्ड चेंज करना है तो हम क्या करते हैं, कॉलन अपने कमांड मोड में रहेंगे, कॉलन सेट की इक्वल्स टू, और अगर मेरे को नया पासवर्ड लिखना है जैसे QWE ने मेरे को नया पासवर्ड बनाना है। ठीक है, तो QWE, अब मैं मेरा जो पासवर्ड है वो चेंज होके QWE हो गया। देखिए पहले
मेरा जो पासवर्ड था वो 6 कैरेक्टर का था और नाउ अब वो 3 कैरेक्टर का है। अब मेरे को अगर पासवर्ड हटाना ही है तो सेट की इक्वल्स टू, और आप जस्ट एंटर प्रेस कर देंगे। जैसे ही आपने एंटर प्रेस किया और फाइल को सेव किया तो वो जो फाइल है वो फिर से एक नॉर्मल फाइल बन जाएगी। देखिए नाउ ये जो है डायरेक्ट ओपन हो गई फाइल। अब अगर हम इसी चीज़ को एक नई फाइल पे करें तो नई फाइल पे भी कर सकते हैं। vim-x, मेरे को एक नई फाइल भी बनानी है जैसे न्यू। तो सबसे पहले पूछ रहा है कि आपका पासवर्ड क्या है, तो रेड हैट मैं पासवर्ड दे देता हूँ यहाँ पे। अब ये न्यू फाइल है, आप यहाँ पे कुछ भी एंटर कर सकते हैं। एंटर करने के लिए मेरे को इंसर्ट दिस इज माय फर्स्ट इनक्रिप्टेड फाइल। ओके, फिर से मैंने एस्केप किया, कॉलन WQ एक्सक्लेमेटरी साइन और इसको सेव कर दिया। नाउ देखिए न्यू फाइल जो है क्रिएट होगी डेस्कटॉप पे। अब मैं इसको ओपन करता हूँ तो ये मेरे से इनक्रिप्टेड पासवर्ड पूछ रहा है। मैंने पासवर्ड डाला तो फाइल ओपन हो गई। अगर मेरे को पासवर्ड चेंज करना है, अभी जो मेरा पासवर्ड है वो 6 कैरेक्टर का है, तो अभी मैं पासवर्ड चेंज करता हूँ। सेट की इक्वल्स टू QW। नाउ अननोन ऑप्शन कैट, ओके सॉरी गलत लिख दिया मैंने, की इक्वल्स टू QW। नाउ सेव कर दें। अब अगर मैं PIM से न्यू ओपन करता हूँ तो QW, देखिए अब जो है पासवर्ड चेंज हो गया। अब अगर मैं पासवर्ड हटाना चाहता हूँ तो इक्वल्स टू एंटर एंड देन फाइल को सेव कर दिया। अब ये पास फाइल जो है फिर से नॉर्मल फाइल बन गई। ठीक है, नाउ अब हम इसको डिलीट कर देते हैं और हम जो है अपनी फाइल को ओपन कर लेते हैं। तो आज हमारे जो मेन टॉपिक्स हैं वो है पाइपिंग और रिडायरेक्शन। तो हम सबसे पहले रिडायरेक्शन पढ़ते हैं, पाइपिंग को जो हम बाद में पढ़ेंगे। तो रिडायरेक्शन जो है वो दो तरह की होती है, एक होती है इनपुट रिडायरेक्शन और एक होती है आउटपुट रिडायरेक्शन। रिडायरेक्शन का क्या मतलब है कि हम किसी भी पर्टिकुलर आउटपुट को या इनपुट को रिडायरेक्ट कर रहे हैं। जैसे अगर मैं ls कमांड यूज कर रहा हूँ, ls कमांड यूज कर रहा हूँ तो ls कमांड क्या करेगी, किसी पर्टिकुलर डायरेक्टरी की लिस्टिंग करेगी। मैं चाहता हूँ कि वो जो लिस्टिंग जो हमारी डेस्कटॉप पे कर रही है, डेस्कटॉप पे ना करके वो पूरा का पूरा जो आउटपुट है वो किसी एक पर्टिकुलर फाइल में सेव हो जाए। या फिर कोई एक पर्टिकुलर जो कमांड है वो अगर इनपुट मेरे कीबोर्ड से ले रही है, जैसे मैं कीबोर्ड से इनपुट दे रहा हूँ किसी पर्टिकुलर कमांड को, तो वो मेरे कीबोर्ड से कमांड ना लेके वो किसी एक पर्टिकुलर फाइल में मेरी सारी कमांड्स लिखी हुई है वहां से इनपुट लेते रहे और उस चीज़ को एग्जीक्यूट करते रहे। तो ये होता है रिडायरेक्शन। तो रिडायरेक्शन दो तरह से होता है, एक इनपुट रिडायरेक्शन, एक आउटपुट रिडायरेक्शन। तो इसके तीन मोड होते हैं। 0 मतलब std in, 1 यानी std out और 2 std error। मतलब std in मतलब इनपुट रिडायरेक्शन, std out मतलब आउटपुट रिडायरेक्शन और std error मतलब ये एरर को रिडायरेक्ट करेगा। ठीक है, तो अभी इन सारी चीज़ों को हम प्रैक्टिकली देखते हैं कि ये है क्या। ठीक है, तो सॉरी नाउ रिडायरेक्ट करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम रिडायरेक्ट करते हैं, सबसे पहले हम आउटपुट रिडायरेक्शन देखते हैं। आउटपुट रिडायरेक्शन क्या होगा? आउटपुट रिडायरेक्शन मतलब कि किसी पर्टिकुलर कमांड का आउटपुट को हम रिडायरेक्ट कर रहे हैं। जैसे ls कमांड जो मैंने बताया था वही एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो मैं ls और स्लैश के अंदर की लिस्टिंग करना चाह रहा हूँ, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि वो जो लिस्टिंग है वो मेरी टर्मिनल पे शो ना हो कि किसी एक पर्टिकुलर फाइल में चली जाए। तो मैं रिडायरेक्शन का साइन लगाऊंगा,
ये मेरा रिडायरेक्शन साइन है, हम इसे रिडायरेक्शन साइन बोलते हैं यहाँ पे। देन उस पर्टिकुलर फाइल का नेम, अगर फाइल पहले से एग्जिस्ट करती है तो ये उसमें एम्बेड हो जाएगा जाके, अदरवाइज न्यू फाइल बनेगी और उस फाइल में ये जो आउटपुट है वो सेव हो जाएगा। जैसे आउटपुट नाम की एक फाइल बनाई मैंने, और ये नाउ देखिए VIM और आउटपुट नाम। अब इसमें जो है LS का जो आउटपुट था वो पूरा का पूरा आउटपुट जो है इस फाइल में आके स्टोर हो गया। ऐसे ही आप मतलब जो रिडायरेक्ट करना चाहते हैं तो डायरेक्टली रिडायरेक्ट साइन और उस फाइल का नेम देंगे तो किसी पर्टिकुलर कमांड का आउटपुट जो है किसी फाइल में रिडायरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया हमारा आउटपुट रिडायरेक्शन। अब हम नेक्स्ट देखते हैं इनपुट रिडायरेक्शन। तो एक कमांड होती है हमारी कैल। कैल क्या होता है कि ये हमारे जो प्रेजेंट जो हमारा मंथ चल रहा है उसको शो करेगा। कैल कमांड, कैल कैल मीन्स कैलेंडर, जो पर्टिकुलर मंथ है उसका जो कैलेंडर होगा उसको शो करेगा। लेकिन अब अगर हम इसे कोई आउटपुट दे देते हैं, मतलब इनपुट दे देते हैं, तो ये रिडायरेक्ट हो जाता है। जैसे मेरे को 2012 दे, मैंने लिखा कैल 2012 मीन्स मैंने 2012 जो है इनपुट दिया कैल को, मतलब मैंने जो है इनपुट रिडायरेक्ट कर दिया। कैल जो है बाय डिफ़ॉल्ट जो इनपुट ले रही थी वो मशीन से ले रही थी और प्रेजेंट ईयर का प्रेजेंट मंथ ले रही थी, लेकिन मैंने उसको रिडायरेक्ट कर दिया और अपने टर्मिनल पे ही उसका जो इनपुट है वो लिख दिया 2012। तो ये उसका इनपुट रिडायरेक्शन हो गया। मतलब डिफ़ॉल्ट मशीन से नोट लेके उसने मेरे कमांड के आगे जो मैंने लिखा है उससे लेके इनपुट और पूरे के पूरे उस ईयर का कैलेंडर जो है शो कर दिया। नाउ दिस इज 2014 होल कैलेंडर, पूरे साल का ये 2014 का कैलेंडर है और ये प्रेजेंट डेट को ब्लैक से शो कर रहा है। ओके, ये हो गया आपका इनपुट रीडायरेक्शन। इनपुट रीडायरेक्शन में हम इनपुट रीडायरेक्ट करते हैं, आउटपुट रीडायरेक्शन में हम आउटपुट रीडायरेक्ट करते हैं। नाउ अब हमने तीन चीज़ें पढ़ी थी, इनपुट, आउटपुट और एरर। एरर रीडायरेक्शन में क्या होता है, जैसे ls स्लैश और मैंने वहाँ पे पढ़ा था std in std out और std error, तो उसके आगे नंबरिंग लिखी हुई थी 0 1 at 2। तो जो आपका रिडायरेक्शन साइन है, रिडायरेक्शन साइन ये है, उसके आगे आपको वो मोड लिखना होता है जिसमें आप उस रिडायरेक्शन को यूज़ करना चाह रहे हो। तो आप चाह रहे हो कि सिर्फ एरर रिडायरेक्ट हो, अगर कोई एरर आए तभी रिडायरेक्ट हो, अदरवाइज आउटपुट जो है हमारी स्क्रीन पे ही शो हो जाए। तो हमने क्या किया, 2 लिख दिया रिडायरेक्शन के साथ, मतलब ये अब सिर्फ एरर को ही रिडायरेक्ट करेगा, अदरवाइज किसी चीज़ को रिडायरेक्ट नहीं करेगा। जैसे मैंने लिख दिया एरर नाम की फाइल में ये शो हो जाए। नाउ अभी कोई एरर नहीं आई, अगर एरर नाम की फाइल क्रिएट हो गई लेकिन कोई एरर नहीं आई तो यहाँ पे कुछ भी सेव नहीं हुआ एरर नाम की डायरेक्टरी में, और आउटपुट जो है उसने शो कर लिया, शो करा दिया। अब मैं चाहता हूँ कि स्लैश के अंदर कोई उमेश नाम की डायरेक्टरी को वो लिस्ट करे जो कि प्रेजेंट नहीं करती है, क्योंकि एलएस के अंदर उमेश नाम की कोई भी डायरेक्टरी नहीं है। अगर मैं चाहता हूँ एलएस के अंदर उमेश नाम की डायरेक्टरी के अंदर की लिस्टिंग करें तो नाउ अब क्या हुआ कि एक एरर आई होगी। वो एरर क्या आई वो हम देख लेते हैं। वो एरर नाम की जो हमने फाइल क्रिएट की है उसमें पहुंच गई, ls कैन नॉट एक्सेस स्लैश उमेश नो सच फाइल और डायरेक्टरी। तो ये जो है सिर्फ एरर को, पर्टिकुलर एरर को ही रिडायरेक्ट करेगा। तो हमने यहाँ देखा था रिडायरेक्शन, इनपुट रिडायरेक्शन और आउटपुट रिडायरेक्शन, एसटीडी इन इनपुट रिडायरेक्शन, एसटीडी आउट आउटपुट रिडायरेक्शन और एसटीडी एरर टू के साथ यूज़ किया।
तो एरर रिडायरेक्शन। ठीक है, नाउ अब हम जो अपना नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं वो देखते हैं पाइपिंग। आई होप आपको रिडायरेक्शन समझ में आ गया होगा, और आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाएंगे रिडायरेक्शन आपको समझ में आता जाएगा। बेसिकली रिडायरेक्शन की क्यों ज़रूरत पड़ती है कि अ, हम पूरा काम अपना टर्मिनल पे करेंगे जहाँ पे सिर्फ CLI मोड होगा, और कभी कभी हमें सपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे एडमिनिस्ट्रेशन में हमें हमें कोई एरर आ गई और हमें उस एरर के बारे में इंफॉर्मेशन लेनी है, तो हम क्या करेंगे, उस पर्टिकुलर कंपनी को कॉल करेंगे कि ब्ला 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 दिस एरर जो है हमें आ रही है, तो आप इसका सॉल्यूशन दीजिए। तो मान लो कि वो एरर जो है कई सारे लाइंस की है, या फिर बहुत बड़ा कोड है जिसकी एरर आ रही है, तो आपको जो है उस पर्टिकुलर एरर को बताना पड़ेगा। तो आप बोल के बता नहीं सकते हो, तो आपको वो उसे सेंड करना होगा। तो सेंड करने के लिए सबसे अच्छा तरीका ये है कि उस एरर को जो है आप रिडायरेक्ट करो एक फाइल में, उस फाइल को जो है उस सपोर्ट को या कस्टमर केयर को सेंड कर दो। तो मतलब ऐसे ही छोटे छोटे यूजेस होते हैं रिडायरेक्शन के। तो इस तरह से आप यूज़ कर सकते हो रिडायरेक्शन किए हुए आउटपुट्स को। सो नाउ अब हम जो है नेक्स्ट जो है पाइपिंग देखते हैं। पाइपिंग क्या है? तो पाइप का मतलब क्या होता है? पाइप का मतलब होता है कि सिक्वेंसली एक के बाद एक के बाद चलते जाना। तो हम इसमें क्या करेंगे कि एक कमांड का आउटपुट दूसरी कमांड में देंगे एज अ इनपुट। मतलब हम उसे सिक्वेंसली चलाएंगे, हम कोई वेट नहीं करेंगे। हाँ, हमने जो है आउटपुट, एक कमांड का आउटपुट जो है दूसरी कमांड को एज अ इनपुट देना है। तो सबसे पहले हमें आउट पाइपिंग के सिंबल के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। तो पाइपिंग का सिंबल होता है ये। आपके जो कीबोर्ड है उस पे जो एंटर साइन है, एंटर बटन है, उसके ऊपर वाला बटन होगा, या फिर जो हमारा बैक स्पेस बटन है उसके आसपास मिलेगा ये आपको साइन। तो ये साइन होता है पाइप का। तो हम इस कमांड का यूज करके हम पाइप करते हैं। एक कमांड का आउटपुट जो है दूसरी कमांड को एज अ इनपुट देते हैं। नाउ जैसे हिस्ट्री, हिस्ट्री कमांड थी, ये एक बहुत बड़ा आउटपुट जनरेट कर रही है। ठीक है, इस टर्मिनल से काफ़ी ऊपर तक आउटपुट है। तो मैं चाह रहा हूँ कि मेरे को सिर्फ उतना आउटपुट शो हो पहले जितना मेरे टर्मिनल पे आ सकता है, बाकी का मैं जब एंटर प्रेस करूँ या कोई भी की प्रेस करूँ तब आए। तो मैंने क्या किया, मैंने पाइप किया इसको और आगे मोर लगा दिया। नाउ अब मेरे जो टर्मिनल पे सिर्फ 22 कमांड्स या 22 लाइंस आ सकती हैं, तो 22 लाइंस ही शो हो रही हैं, आगे मोर आ रहा है। तो जैसे जैसे मैं एंटर प्रेस करता जाऊंगा आगे की कमांड्स जो है आती जाएंगी आती जाएंगी आती जाएंगी, जब तक लास्ट नहीं होगा तब तक आती जाएंगी। एंड अगर मेरे को ये जो मोर है, अगर यहीं पे क्विट करना है तो मैं आप क्यू प्रेस कर सकता हूँ और उसको क्विट कर सकता हूँ। एक और मोड होता है लेस, तो लेस भी यूज कर सकते हो। लेकिन हमने पाइपिंग की हिस्ट्री कमांड का आउटपुट जो है लेस को जो है एज अ इनपुट दिया, और उस लेस ने सिर्फ उतना पहले आउटपुट शो किया मेरे को जितना मेरे टर्मिनल पे आ सकता है, बाकी का स्टोर करके रखा। ठीक है, और बाकी का वो जब मैं एंटर प्रेस कर रहा हूँ तब शो कर रहा है। ठीक है, जैसे मैंने कैट ETC पास WD, ये एक बहुत बड़ा आउटपुट हो जाता है जो टर्मिनल से ऊपर चला गया। तो इसको भी मैंने क्या किया, मोर से पाइप कर दिया। अब जितना टेक्स्ट जो मेरे उस पे आ सकता है टर्मिनल पे सिर्फ उतना शो हो रहा है, बाकी का एंटर प्रेस करने पे आ रहा है। ठीक है, तो ये होता है पाइपिंग। तो इस चीज़ का यूज़ हम करते हैं ग्रैब करने के लिए।
जैसे जस्ट लाइक अगर हमने कैट स्लैश etc स्लैश पास wd एंड पाइप किया एंड grep root। नाउ ये क्या, इसका मतलब क्या हुआ, grep क्या है, ये सिर्फ उन लाइनों को ग्रैब कर लेगा जिसके अंदर रूट आ रहा है। मैंने मेरा जो बहुत बड़ा आउटपुट जनरेट हो रहा था, मैं चाहता हूँ कि उसमें से सिर्फ वो लाइंस आगे मेरे को शो हो जिसके अंदर रूट नाम का टेक्स्ट आ रहा है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, कैट स्लैश etc स्लैश पास wd, फिर उसको पाइप किया ग्रैप के अंदर। ग्रैप एक कमांड है जो सिर्फ ग्रैप करती है, मतलब जो फाइंड करती है वो ग्रैप करके सिर्फ उन्हीं चीज़ों को शो कराती है जो ग्रैप किया गया है, जो टेक्स्ट ग्रैप करना है मेरे को। ठीक है, तो ये भी एक पाइपिंग का वो है, एग्जाम्पल है अच्छा सा। और हम ग्रैप का यूज़ काफ़ी उससे करेंगे, मतलब काफ़ी जगह पे ग्रैप का यूज़ करते हैं। जैसे बहुत बड़े 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 आउटपुट्स जनरेट होते हैं तो वहाँ पे कुछ पर्टिकुलर एरर्स या पर्टिकुलर कमांड्स हमें उसमें से देखनी होती हैं। कोई बहुत बड़ी स्क्रिप्ट है, उसमें कुछ पर्टिकुलर लाइंस हमें शो करनी है या कुछ पर्टिकुलर कोड हमें देखना है, तो उस कोड को हम ग्रैप के साथ ग्रैप कर सकते हैं और सिर्फ उतने ही कोड्स को देख सकते हैं। ठीक है, सो आई थिंक आज का जो लेक्चर है यहीं पे फिनिश करते हैं। और नाउ हमने लास्ट लेक्चर में शट डाउन के लिए जो कमांड पढ़ी थी वो थी शट डाउन -h और नाउ। ये है शट डाउन करने के लिए, अगर रिस्टार्ट करना है तो शट डाउन -r नाउ, SHUT शट डाउन -h नाउ। ये है शट डाउन के लिए -r नाउ, देन आप रिस्टार्ट कर देंगे सिस्टम को। नाउ आज हम एक दूसरी कमांड पढ़ेंगे, halt now। So I think this lecture will help you to learn more about the piping and redirection। और अपना घर पे प्रैक्टिस करें ग्रैब के साथ और मोर के साथ, तो आपको थोड़ा और अच्छे से समझ में आएगा पाइपिंग और रिडायरेक्शन। सो बाय बाय, मिलते हैं अगले लेक्चर में। और अगले लेक्चर में हम यूज़र मैनेजमेंट में ग्रुप यूज़र क्रिएट करना, ग्रुप क्रिएट करना, इन सारी चीज़ों पे फोकस करेंगे। सो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड हॉल्ट नाउ।